तो आज हम लोग करने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें 2 स्टोरीज हैं मेनली। पहली जो लिखी है वो ज़िदकाला सा ने लिखी है और दूसरी है बामा। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग में जैसे आपकी 2 स्टोरीज थी ना वैसी है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 अलग अलग राइटर हैं। ये जो स्टोरी है, देखो मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। ये वीडियो किसके लिए, जो भी फर्स्ट टाइम इस मतलब देख रहा है कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि स्टोरी में क्या हुआ है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं पता, आप आराम से ये चैप्टर देख सकते हो। मैं सारी की सारी चीजें इसमें कवर करने वाली हूँ। हम लाइन बाय लाइन मीनिंग देखेंगे, हम वर्ड मीनिंग्स देखने वाले हैं, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको सोल पर्पज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो भी आप आराम से कर सकते हो। मैंने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लिए हैं, मैंने एडिशनल सैम्पल पेपर के क्वेश्चन लिए, प्लस आप इस पीडीएफ को प्लीज डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम से t.me/12th graders, और याद रखना यहाँ पे डबल एस है। तो यहाँ से जो आप पीडीएफ लोगे ना उसमें मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल डाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप रिविजन करना चाहते हो, इससे बेस्ट वीडियो 1 शॉट पैक्ड है पूरा। 2x पे भी देखोगे, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एंड तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। ये सबसे पहले मैं बता दूं, जो ज़िदकाला, ये पहले तो मैं आपको बता दूं ये ऑटोबायोग्राफी है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का मतलब क्या है, उन जो ऑथर हैं हमारे दोनों, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ चाइल्डहुड में जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट उनके माइंड में आया, और तब उन्होंने डिसाइड किया इस बारे में लिखने का। इसमें आपको एनकाउंटर होगा, जो फर्स्ट स्टोरी है हमारी, जो वो है ज़िदकाला साकी, जो जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे व्यवहार होता था, उनका जो प्राइड था, जो उनके लंबे बाल, जो उनकी मम्मी ने उनको बताया था कि आपके बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उसका क्या सिग्निफिकेंस है। वो जब वहां पे पढ़ने गई अमेरिका में, उस जगह पे जहाँ पे इंडियंस थे, बट वहां पे अमेरिकनाइज्ड पूरा चलता था, तो वहां पे उनके साथ जितना अन्याय हुआ, टॉर्चर हुआ, मतलब चीजें जो उनके लिए इतनी न्यू थी, और वहां का जो एक्सपीरियंस, जो ऑपरेशंस वहां पे वो फेस करी, उनके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा है वी आर ह्यूमन बीइंग टू, वो लिखा है हमारी जो सेकंड ऑथर है, उन्होंने अपना एनकाउंटर लिखा है, जो है तमिल दलित वुमेन, और उन्होंने बताया कि कैसे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मतलब उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में कैसे देखा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी के बारे में जाना, तो उसके बारे में वो लिखती हैं। देखो मैं पहले आपको बता देती हूँ, ये बहुत डीप स्टोरीज हैं, इसके बहुत सारे शेड्स हैं। अगर आप एक लिटरेचर के प्रोफेसर हो या कुछ वैसे टाइप के रहते हैं ना, बहुत ज्यादा लिटरेचर में कीन, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है। बट हम लोगों को अभी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो हमारी चीजें लिमिटेड रहेगी। हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, वर्ड मीनिंग करना है और क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो ज़िदकाला सा की जो स्टोरी है, ज़िदकाला सा का रियल नेम नहीं है, ये इनका पेन नेम है। उनका रियल नेम यहाँ पे दिया हुआ है गर्ट्यूड साइमंस बॉनिन। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, वो अपनी जो लाइफ में जो उन्होंने फेस किया उसके बारे में वो लिखना स्टार्ट करती थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डे है उनका, उनका फर्स्ट डे है लैंड ऑफ एप्पल्स में। लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब एक जगह जहाँ पे एप्पल उगाए जाते हैं, बट ऑल्सो उस जगह को कोई बोलते हैं जो जगह रेस्ट्रिक्टेड होती है, उसको लैंड ऑफ एप्पल्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत कोल्ड जगह थी, और जो स्नो थी ना वो अभी तक ग्राउंड में थी। जो ट्री में जो स्नो थी वो मेल्ट हो चुकी थी, मतलब ट्री वॉज बेयर। बहुत बड़ी बेल बजती है ब्रेकफास्ट के लिए, उसका जो लाउड मेटालिक वॉइस था वो क्रैश करके आ रहा था बेल्फरी को। बेल्फरी क्या होता है, ये होती है बेल्फरी के ऊपर में यहाँ पे वो लगा रहता है आपका बेल, और वहाँ बजता है, तो वहाँ से एकदम इतनी तेज आवाज थी, तो उससे पूरा होके हमारे तरफ आ रहा था, हमारे सेंसिटिव ईयर्स पे। इतना अनोइंग क्लैटर हो गया था शूज का। जब लोग जैसे देखो क्या होता है, बेल बजती है तो बच्चे इधर उधर होते हैं ना, आप अपना ये रिसेस का टाइम देखते हो ना, बेल बजती है, बच्चे इधर उधर, शूज की आवाज, ये आवाज, तो बहुत ज्यादा ऑथर को अनोइंग लग रही थी, और वो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ इतनी हार्श नॉइसेस थी। अंडर करेंट मतलब होता है बैकग्राउंड में भी नॉइस आ रही थी बहुत सारी, कोई इधर उधर थोड़ी थोड़ी ऐसे मरमरिंग कर रहा है, मतलब धीरे धीरे बात कर रहा है, ऑफ अननोन टंग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको वो नहीं जानती है, तो उनसे वो लोग, मतलब बाकी लोग इतना बात कर रहे हैं। मेड अ बैडलैम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, मतलब इन सब के बीच में वो फंस चुकी थी। बैडलैम का मतलब होता है पूरा एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाना, इतना
शूज़ की आवाज़ आ रही है। बेयर फ्लोर्स का मतलब होता है कि फ्लोर्स में कारपेट नहीं है, तो टक 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 शूज़ की आवाज़ आ रही है। कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, बेल की आवाज़ इतनी तेज़ है। तो ये सारी आवाज़ उनको आ रही थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट लॉस्ट फ्रीडम एंड ऑल वॉज यूजलेस। तो वो चाह रही थी कि वो ये सब चीज़ों से स्ट्रगल जो कर रही है उससे मतलब बाहर निकल पाए, अपने सेंसेस में आ पाए, ये जो फीलिंग वो फील कर रही है उसको हटा के नॉर्मल हो पाए, बट ये सब यूजलेस था क्योंकि वो उसी चीज़ में फंसी थी। एक पेल फेस वुमेन जिनका वाइट हेयर था वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम लोग लाइन में गए, लड़कियों की लाइन लगी थी और हम लोग कहाँ जा रहे थे? ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट की लाइन, मतलब घंटे बजी है तो हम लोग डाइनिंग रूम में खाना खाने जा रहे थे। वो जो लड़कियां जो थी हमारे साथ रो में वो इंडियन लड़कियां थी, बट उनका जो पहनने तक का तरीका था, ऑफकोर्स क्योंकि वो अमेरिकन इंडियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ भले ही इंडियन लोग हैं बट वहाँ का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरा अमेरिकनाइज्ड है। वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो स्टिफ शूज़ पहनी हुई थी, उनके जो कपड़े थे वो इतने टाइट थे, जिस मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग बहुत इन अप्रोप्रिएट थे, मॉडेस्ट नहीं थे। वो ये छोटी छोटी जो लड़कियां थी उन्होंने क्या पहना था? स्लीव्ड एप्रन्स पहने थे और उनके जो बाल थे वो श्रिंगल्ड थे। श्रिंगल्ड का मतलब होता है जैसे इतना बॉब कट या छोटा बाल कटा होना, उसको बोलते हैं श्रिंगल्ड। ठीक है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिना नॉइस किए मैं अपने मोकासिन्स में जा रही थी। मोकासिन्स क्या होता है? शूज़ होते हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनसे कोई आवाज़ नहीं आती है। मतलब बाकी लोगों ने एकदम स्टिफ शूज़ पहने थे और ऑथर ने मोकासिन्स पहने थे। ऐसा लग रहा था कि मैं शर्म के मारे गड़ जाऊँ। ऐसा वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो ब्लैंकेट पहनी थी वो हटा दिया गया था। ब्लैंकेट मतलब जैसे इंडिया में स्कार्फ, चुन्नी, दुपट्टा पहना जाता है, वो वहाँ पे उनको अलाउड नहीं था पहनना, उनके शोल्डर से हटा दिया गया था। और मुझे तो और आश्चर्य हो रहा था इन इंडियन लड़कियों को देखकर जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनको क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा था? ऑथर के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोडेस्टली ड्रेस किया हुआ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे और जब हम सब जा रहे थे तब दूसरी तरफ से मतलब क्या हो रहे थे, दूसरे अपोजिट डोर से लड़के लोग भी आ रहे थे, बॉयज़ भी आ रहे थे अपोजिट डोर से। मैंने 3 बॉयज़ लोग को देखा जो लोग आ रहे थे इन आवर पार्टी मतलब डाइनिंग रूम में आ रहे थे। तो उन्होंने 3 लोगों को देखा इन द रियर रैंक्स मतलब बैक रो से, और वो लोग भी इतने ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे जैसे मैं लग रही थी। यहाँ पे सब चीज़ न्यू है, यहाँ के तौर तरीके, ड्रेस, बहुत शूज़ है ना, वो सब एकदम उनको अनकंफर्टेबल कर रहा था। तो वो जो फील कर रही थी सामने वाले लोग भी वही फील कर रहे थे। एक छोटी सी बेल जो थी वहाँ पे उसको टैप किया गया और सब के सब क्या करे, अपनी चेयर को टेबल के अंडर से बाहर निकाले। ठीक है। उनको लगा, ऑथर को लगा कि इस एक्ट का मतलब है कि अब हम सबको बैठना है, तो वो भी अपना चेयर निकाल ली और फिर वो क्या करी, फट से जाके उसमें बैठ गई। बट लेकिन उन्होंने अपना सर घुमाया और देखा तो सिर्फ और सिर्फ वही बैठी हुई थी, बाकी सब के सब खड़े थे। तो जैसे ही वो अब भाई सब आप बैठे और सबके सब खड़े हैं तो आप शर्मिंदा हो जाओगे, तो आप क्या करते हो, धीरे से वो उठने लगती है। वो बहुत ज़्यादा शाई हो गई थी, बहुत एम्बैरेस हो गई थी कि वो देखती है कि कैसे टू सी अराउंड हाउ चेयर्स वर यूज्ड टू बी। फिर उसके बाद अब वो क्या करती है, सेकंड बेल अब बजता है। फर्स्ट बेल में क्या हुआ था कि सब लोगों ने अपनी चेयर निकाली बट बैठे नहीं। अब जब सेकंड बेल बजती है तो सब लोग सेकंड बेल में बैठ जाते हैं। अब वो क्या करती है, अब वो तो उठ गई थी ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई कोई नहीं बैठा है, तो अब वो क्रॉल बैक मतलब फिर से आराम से जाके, मतलब धीरे से जाके वो अपनी चेयर में बैठती है। फिर वो सुनती है एक मैन का वॉइस जो आ रहा था एंड ऑफ द हॉल से। मतलब ऐसा कुछ होगा, देखो ऐसा आपकी डाइनिंग रूम होती है ना, जैसे आपने देखा हैरी पॉटर में लोग कैसे बैठ के खाते थे, तो आपके हॉल में आप बैठ के खाते हो और यहाँ पे कोई आदमी की आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, कुछ बता रहा होगा। तो बहुत बड़ा सा हॉल रहता है इधर उधर और लोग इधर उधर बैठ के खाते हैं। ठीक है। मैंने जब आई लुक्ड अराउंड टू सी देम, अब भाई हमारे इंस्टिंक्ट क्या होती है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुनो, उधर उधर वो देखने लगती हैं। बट बाकी लोग को जब वो देखती हैं तो बाकी सब के सब अपनी प्लेट में सर झुका के देख रहे हैं, मतलब उन आदमी को देखना नहीं है, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन थे कि अगर कोई बड़ा बात कर रहा है बट आपको नज़रें उठा के नहीं देखनी है, तो ऐसे वो था। बट ऑथर तो न्यू थी, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो वो क्या करती हैं, वो पूरे के पूरे टेबल के
इतने बड़े को झांक के देखती है। और आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन मी। पेल फेस वुमेन वही जो वुमेन उनके पीछे फॉलो कर रही थी। मतलब आप देख सकते हो उनका काम ही है कि बच्चों को पूरा 24 घंटा देखते रहो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कॉट माई आइज मतलब होता है कि उन्होंने आई कॉन्टेक्ट बनाया। आई इमीडिएटली ड्रॉप माई आइज मतलब वो क्या करी, अब वो झुक मतलब अपनी आइज को, आई कॉन्टेक्ट को तोड़ दी। और वो सोच रही थी कि ये हम लोग को इतना स्ट्रेंज, ये जो वुमेन है हम लोग को क्यों देख रही है इतना, मतलब जान मतलब कीनली, मतलब इतना ऑब्जर्व क्यों कर रही है। फिर वो आदमी जिनकी आवाज़ आ रही थी, वो मतलब अब भाई वो इतना बड़ा हॉल है तो एकदम मटरिंग टाइप की आवाज़ आ रही थी, मतलब क्या बोल रहे हैं साफ नहीं था, वो चुप हो चुके थे। अब तीसरी बेल बजी। अब तीसरी बेल में क्या हुआ, सब के सब लोग अपना नाइफ पिक करे और फोक पिक करे और खाना चालू कर दिए। बाकी लोग तीसरी बेल पे खाना चालू कर दिए, बट वो रोना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि अब वो इस टाइम तक कुछ नहीं सीखना चाहती थी। और मतलब देखो यार, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो रोने लगी। हर चीज़ न्यू थी। अब वो जब वो बैठ रही है तो बाकी लोग खड़े हैं, जब वो खड़े हो रही है तो बाकी लोग बैठ रहे हैं, फिर वो देख रही है, इधर उधर नहीं देखना है, वो स्ट्रेंज वुमन उसको वैसे देख रही है, तो वो हर चीज़ एकदम न्यू एक्सपीरियंस है, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो रोने लगती है। लेकिन ये जो ईटिंग का जो फॉर्मूला था यही सबसे मुश्किल नहीं था फर्स्ट डे में। उनको बाद में पता चलता है, सुबह के थोड़ी देर बाद उनको उनकी फ्रेंड बताती है जिसका नाम जुडविन है, वो बताती है, उसने वार्निंग दी। उसने बताया, जुडविन को कुछ वर्ड्स आते थे इंग्लिश के, तो उन्होंने उनको सुना बात करते, पेल फेस वुमन जो बात कर रही थी कि हम लोग ये जो इनके जो हैवी हेयर हैं, लॉन्ग हेयर हैं बच्चों के, वो हम काटने वाले हैं। लेकिन जो हमारी ऑथर, उनकी मदर ने उनको बताया था कि मतलब उन्होंने बाल का सिग्निफिकेंस बताया था कि जब कोई अनस्किल्ड वॉरियर को कैप्चर कर लिया जाता है, उस बाल शर्मिंदगी के उससे मतलब उसकी इज्जत, एक तरीके से उसकी इज्जत कम करने के लिए उसके बाल काट दिए जाते हैं। हमारे में छोटे बाल वो लोग मतलब वो लोग के होते हैं जिन लोगों के घर में किसी की डेथ हो जाती है, या फिर उनके होते हैं जो लोग बहुत कावर्ड होते हैं, जो कायर होते हैं। तो एक जो लॉन्ग बाल है वो उनकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है। मतलब हमारे बाल को कोई नहीं छू सकता। जब कोई एनिमी किसी को कैप्चर करता है दूसरे को, इसका मतलब वो उनके अंडर आ गया है, मतलब अब उनमें कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो आपकी जो डिग्निटी, जो आपका पूरी इज्जत है, वो आपके बाल में होती है, ऐसा माना जाता है। तो वो काट दिए जाते हैं। इसका मतलब आपके पास कोई भी वो नहीं है इंडिपेंडेंस, आप पूरे कैद हो चुके हो। अगर अपने बाल देने का मतलब ये होता है। तो वी डिस्कस्ड अवर फेट फॉर सम मोमेंट। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि हमारा क्या होने वाला है। फिर जुडविन ने बोला कि जुडविन बोली कि मैं तो मान जाऊंगी, मतलब मैं तो कटवा लूंगी बाल। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब उनके रूल्स रेगुलेशंस हमें मानने ही पड़ेंगे, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। बट ऑथर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं रिवॉल्ट करूंगी, मैं रेबेल करूंगी। आई विल नॉट सबमिट, मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं मानूंगी एक बार में, मैं स्ट्रगल करूंगी, ऐसा ऑथर ने बोला। आई वॉच माई चांस एंड वेन आई नो वन। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी चांस आने वाली थी उससे पहले उन्होंने वो क्या करी, जब कोई भी उनको नोटिस नहीं कर रहा था तो वो जाके छुपने का कोशिश करी। वो स्टेयर्स के ऊपर गई एकदम शांति से, और उसके बाद जो उनके एज आई कुड इन अ स्वीकिंग शूज़। अब ये बता रही है कि उनके शूज़ जो है ना, जो वो मोकासिन्स पहन के आई थी जो सॉफ्ट होते थे, उनका स्टाइल चेंज कर दिया गया है। अब उनके मोकासिन को एक्सचेंज कर दिया है ये स्टिफ शूज़ के द्वारा। मतलब जैसे देख रहे हो कि कैसे कैसे उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, वो कैसे कैसे उनके अंडर में आते जा रही है, उनको कैसे सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे वो हॉल से पास होती है, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। विदर का मतलब होता है कहाँ जाना, वेयर। तो फिर वो क्या करती हैं, वहाँ पे एक, जैसे वो टर्न करती हैं तो उनको एक डोर मिलता है, और वहाँ पे एक रूम था जिसमें 3 वाइट बेड थे, और विंडो जो थी वो डार्क ग्रीन कर्टन से कवर्ड थी। तो वो जो रूम था ना बहुत डीम लग रहा था, क्योंकि भाई अब कर्टन से, इतने बड़े बड़े डार्क कर्टन से कवर्ड है, तो वो को पूरा का पूरा उनको डीम लग रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो वो क्या करती है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉर्नर पे चली जाती है जहाँ से डोर की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। और फिर वो क्या करती है, इस पोजीशन में जाके वहाँ पे वो क्या करती है, बेड के अंदर क्रॉल करती है और हडल्ड माई सेल्फ। हडल्ड मतलब ये जो पोजीशन है ना, जब आप हाथ और पैर को एकदम पास ले आते हो, उसको हडल पोजीशन बोलते हैं। और उस कॉर्नर में जाके वो इस पोजीशन में बैठ गई।
उनकी हाइडिंग प्लेस से वो बाहर देख रही थी, स्टेयर कर रही थी। शडिंग का मतलब होता है शिवर कर रही थी वो फियर से। जब भी उनको कोई भी फुटस्टेप, अब भाई वो छुपी हुई है उनको, पर उसको पता है ना, उनको पता है ना कि ये लोग कितने खतरनाक है, कितने स्ट्रांग है, ये लोग काम मनवा के ही रहेंगे। तो जब भी उनको कोई फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती थी, उनको लगता था उनके बाल काटने के लिए आ गए हैं और लोग मेरे को कभी भी पकड़ लेंगे। तो वो एकदम कपकपाने लगती थी फियर से। और हॉल में अब क्या हो रहा था, उन बहुत तेज तेज उनका नाम चिल्लाया जा रहा था, और उनकी जो फ्रेंड थी वो भी अब उनको ढूंढ रही थी, ठीक है। पर उन्होंने बिल्कुल भी अपना माउथ नहीं खोला, कि आंसर नहीं किया जब उनको नाम चिल्ला चिल्ला के बुलाया गया होगा कि इधर आओ, तुम्हारे बाल कट करने का टाइम आ गया है। अब क्या हो रहा था, अब पर वो जैसे ही नहीं आई तो अब इन लोग, भाई अथॉरिटी वो हो गई होगी कि भाई हमने ऑर्डर दिया कैसे नहीं आए, तो उनको ढूंढने निकल गए। और जैसे ढूंढने निकले, इधर उधर स्टेप, मतलब बहुत सारे लोग निकले उनको ढूंढने, और चिल्ला चिल्ला के उनको ढूंढ रहे हैं। और वॉइस बिकम एक्साइटेड मतलब पहले पहले धीरे धीरे बुला रहे थे, अब जोर जोर से बुला रहे हैं और बार बार रिपीटेडली उनको बुलाए जा रहे हैं। और वो जो साउंड था वो और ऐसा लग रहा था उनके पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। वुमेन मतलब जो बाकी जो वहाँ पे हेल्पिंग वाली होंगी या जिनको ऐसा असाइन किया होगा वो औरतें, और एंड गर्ल्स मतलब उनके क्लास में पढ़ने वाली लड़कियाँ उनके रूम में एंटर करती है। लेकिन वो क्या करती है, अपनी सांस को रोक लेती है ताकि कोई भी आवाज़ नहीं आए। और फिर वो क्या करती है, वो देखती है कि वो लोग क्लोजेट ओपन कर रहे हैं, वो लोग लाश मतलब उनको पूरे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस रूम में। और समवन थ्रू अप द कर्टन, और किसी ने कर्टन हटाया, और जो रूम था जो बिल्कुल बिल्कुल डार्क था कर्टन्स की वजह से, अब वहाँ पूरी की पूरी जगह लाइट आ चुकी थी। वो बोलती है उनको नहीं पता कि किसको क्या दिमाग में आया कि वो स्टूप का मतलब होता है जब आप बेंड करते हो, बेंड डाउन करते हो, तो वो बेंड करके बेड के अंदर देखती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो उनको मिल जाती हैं, और मतलब वो लोग बाकी लोग उनको ढूंढ लेते हैं और उनको क्या करते हैं, घसीट के ले जाया जाता है। वो रेजिस्ट करती है, जैसे एक बच्चे को घसीट के लेके जाया जाता है तो वो कैसे लात पैर हाथ पैर मारता है, स्क्रैच करता है, तो वैसी वो कर रही थी। इंस्पाइट माई सेल्फ मतलब अगेंस्ट माई विश, उनको नीचे ले जाया गया और उनको क्या किया, चेयर से बांध दिया गया। उसके बाद वो बताती हैं कि वो बहुत तेज तेज रोई, वो अपना हेड शेक कर रही थी कि मुझे नहीं कराना, बट फिर भी वो लोग नहीं माने और वो सीजर से उनके बाल काट दिए। देम गॉन ऑफ मतलब कुछ काटना स्लोली, और उन्होंने उनके बाल काट दिए। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट मतलब होता है वो करेज लॉस्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको इतना बताया था कि ये हेयर उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये उनकी वो थी, डिग्निटी थी, ये उनका फ्रीडम था, बट वो भी छिन गया। तो अब वो अपना करेज जो था वो लॉस कर दी थी। और उस दिन से जब से उनके मम्मी से उनको ले जाया गया है, वो बस इनडिग्निटीज ही मतलब उनको इंसल्ट ही मिल रही है। मतलब जब से वो यहाँ आई है, तब से जब से अपनी मम्मी से जुदा हुई है, तब से वो बस क्या कर रही है, इनके ये लोग जो बोलते हैं वही करती है। उनको मौका से निकालने बोले, मौका से निकाल दी, ऐसे उनको ब्लैंकेट निकालने बोले उनका, तो वो निकालना पड़ा। तो ये सब उनको एक तरीके से इंसल्ट लगता है, मतलब इंसल्ट की जा रही है, तो तब से सिर्फ इंसल्ट ही सह रही है। पूरे लोग इन्हीं को देख रहे थे, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आई हैड बीन टॉस्ड अपॉन द एयर इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। वो अपने आप को वुडन पपेट क्यों बोल रही है, क्योंकि वो पपेट को क्या होता है, उसका कुछ कंट्रोल नहीं होता लाइफ में। जैसे हम पपेट को चलाते हैं वो वैसे ही चलता है। तो स्कूल में जहाँ पढ़ाई लिखाई करके लोगों को इंडिपेंडेंस और फ्रीडम सिखाई जाती है, वहाँ ये सब करने की जगह ये उनको फोर्स किया जाता है कि वो उनके हिसाब से चले। तो वो पपेट हुए ना, उनकी मन का तो कुछ हो नहीं रहा है। और उसके बाद उनके लॉन्ग हेयर जो होते हैं वो कट के छोटे कर दिए। ऐसा उनको लगा कि अब मैं एक कायर बन चुकी हूँ, जब उनके बाल काट दिए गए। और इन माई एंग्विश मतलब उनकी जो पेन में, दर्द में जो उनके साथ हुआ, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी फॉर माई मदर, क्योंकि उनकी मदर ने उनको बार बार बताया था उसका सिग्निफिकेंस। तो उनको लगा उन्होंने अपनी मदर को भी लेट डाउन किया है अपने आप बाल कटवा के। पर कोई भी नहीं आया उनको कंफर्ट करने के लिए, कंसोल करने के लिए, जो वो इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। नॉट इवन सिंगल सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, मतलब कोई भी एक इंसान भी उठ के नहीं आया जिसके दिल में थोड़ा सा भी हो कि इस बच्चे के साथ बुरा हुआ है तो उसको दिलासा भी दूँ। जैसे उनकी मम्मी किया करती थी, उनको कंसोल करती थी, कभी वो रोती थी तो उनको समझाती थी, तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं करने वाला था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक
एनिमल है यहाँ पे इस भीड़, मतलब इस भीड़ में, और उनको कौन हेड करता है, उनके हर्डर। मतलब वो बता रही है कि हम बच्चों के कोई, हम लोग एक बेजुबान जानवर की जैसे हैं जो एक भीड़ में फंसे हुए हैं, और हमारे जो ओपिनियंस है, हमारे जो रिस्पेक्ट है, हमारी जो फ्रीडम है, वो कुछ मैटर नहीं करती है। तो वो उन्होंने ये बताया है। तो ये फर्स्ट स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो उनके साथ कितना बुरा हुआ, उनके स्कूल में उनको फ्रीडम, रेस्ट्रिक्शन, इंसल्ट सब कुछ सहना पड़ा। तो ये उनकी स्कूल की एक मेमोरी है, और बस इतना ही था। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे डीप मीनिंग इंटरप्रिटेशंस है, बट हम लोग इसको सिर्फ इतने तक ही रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड वाले में, वी आर ह्यूमन बीइंग टू। ये किसने लिखा है? बामा ने। वो कौन है? एक तमिल दलित राइटर है। दलित कौन होते हैं? दलित वो होते हैं जिनको माना जाता है कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो कुछ भी चीज़ों को छुएंगे तो वो अनटचेबल है, मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब उनको छूना मना है। अगर वो कुछ भी चीज़ों को छुएंगे तो वो डर्टी हो जाएगी, क्योंकि वो इस क्लास और कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको अछूत माना जाता है। तो वहाँ पे ये बहुत ही जब ये बहुत छोटी थी, मतलब थर्ड क्लास में थी, तब उनको ये चीज़ के बारे में पता चला। बट उस समय जब वो फर्स्ट इनकाउंटर की थी इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को, तो उनको बहुत मजाक लगा और बहुत लाइटली वो लेने लगी। बट इसके पीछे जब उनको रियल रीज़न पता चला कि लोग दूसरे लोगों को, जिनको लोअर कास्ट से मानते हैं, उनको नहीं छूते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा, उनकी एक ऐसी मेमोरी बन गई जिसने उनको ये लिखने के लिए मजबूर किया। तो चलिए देखते हैं। When I was studying in the third class, I hadn't heard people speaking opening about untouchability। तो वो बताती हैं कि इनका जो इनकाउंटर हुआ इस इंसिडेंट से, जहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में उनको ज़्यादा पता चला, वो है थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास में ऑफकोर्स इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको नहीं पता होता, तो उतना वहाँ पे किसी को क्लास में नहीं पता था। बट वो बताती हैं कि मैंने इसे देखा भी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसे समझा है, और ह्यूमिलिएट भी हुई हूँ इस चीज़ से। वो बताती हैं कि जब भी वो स्कूल से घर जा रही थी एक दिन, तो वो क्या करती हैं, वो अपना बैग, जो ओल्ड बैग है, उसको अपने शोल्डर में लेकर जाती हैं। उनके घर से जो रास्ता था, उनके स्कूल से घर तक का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन उनको जो टाइम लगता था वहाँ पहुँचने के लिए, वो कम से कम 30 मिनट तो लगता ही लगता था घर पहुँचने के लिए। कभी कभी तो वो आधे घंटे से 1 घंटा भी बन जाता था। तो ट्रैवल अलोंग का मतलब होता है कि आराम से धीरे धीरे चलना। क्यों उनको इतना टाइम लगता था? ऑथर अपने बताते हुए जाती हैं कि क्योंकि वो रास्ते में जो सारे के फन होता था, गेम होता था, वो सबको देख कर जाती थी। उनके लिए वो सब चीज़ एंटरटेनिंग था, न्यू था और स्ट्रेंज था जो भी स्ट्रीट में होता था। क्योंकि वो सिर्फ 8 साल की होंगी, 8-9 साल की होंगी, क्लास थर्ड में, तो वो न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करती थी रोज़। तो वहाँ बाज़ार थे, शॉप्स थे, वहाँ पे परफॉर्मिंग मंकी, मतलब मंकी का खेल चलता था। फिर वहाँ सपेरा जो था वो अपने सांप का नाच दिखाता था, ठीक है। और उसके बाद टाइम टू टाइम वहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता था। वहाँ पे एक साइकिलिस्ट था जो 3 दिन से साइकिल चला रहा था, और वो इतना मतलब वो चलाया जा रहा था, और वो जो पेडलिंग कर रहा था वो ब्रेक ऑफ द डे से करता। ब्रेक ऑफ द डे मतलब मॉर्निंग से, स्टार्टिंग जब डे चालू होता है तब से वो कर रहा था। और उसके शर्ट पे एक पैसा, मतलब एक नोट था लगा हुआ पिन से, ताकि उसको मोटिवेट कर सके। स्पर का मतलब होता है मोटिवेट। जो द स्पिनिंग व्हील्स, द मारियाटा टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर। तुम वो क्या क्या देखती हैं? वहाँ पे टेम्पल है, वहाँ पे बेल है। पोंगल ऑफरिंग्स वर कुक्ड इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल। पोंगल ऑफरिंग मतलब प्रसादी बन रहे थे टेम्पल के सामने। वहाँ पे ड्राइड फिश का स्टॉल था जो गांधी स्टैचू के बगल में था। वहाँ पे स्वीट का स्टॉल, मिठाई की दुकान थी। वहाँ पे समोसे बड़े जो होते हैं ना, फ्राइड स्नैक, वो सारी की दुकान थी। और ये सारी और भी अदर बहुत सारी दुकानें थी, और वो सब एक दूसरे के आसपास थी। और वो जो स्ट्रीट था ना, स्ट्रीट लाइट हमेशा हम लोग को बताती थी कि कब सुबह से शाम हो गई है। फिर वहाँ पे नारी कुरवन हंटर जिप्सी, मतलब ये एक वो हैं तमिल के वो नेटिव्स, और हंटर जिप्सी का मतलब होता है नोमैडिक हंटर, ठीक है। ये कम्युनिटी है तमिलनाडु की। और नोमैडिक हंटर्स, ये लोग जो थे वो क्या करते थे, वो लोग विथ हिज वाइल्ड लेमुर, लेमुर मतलब होता है मंकी इन केजेस, और वो लोग क्या सेल करते थे? क्ले बीड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे कान को साफ करते हैं।
और वो बताती हैं कि मैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकती हूँ जो वो स्ट्रीट में थी, और ये चीज़ें चलती रहेगी। और ये सब की सब जो चीज़ें ना मुझे जाने ही नहीं देती थी, मुझे इतनी अमेजिंग लगती थी कि मैं वहीं खड़े रहती थी और मैं बढ़ ही नहीं पाती थी, मतलब इन्हीं पे खो जाती थी। और फिर वो और बताती हैं कि कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्टेज बनाते और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं जिससे लोग बोर हो जाते हैं माइक में। फिर क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रीट प्ले भी होता है, कभी कभी पपेट शो भी होता है, या नो मैजिक नो मेरिकल स्टंट परफॉर्मेंस भी होता है। नो मैजिक नो मेरिकल का मतलब होता है कि रियल स्टंट परफॉर्मेंसेस भी होती है, और ये सब होता है टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि रोज होता है, मतलब कभी कभी होता रहता है। बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। तो वही बोलती है कुछ ना कुछ तो लगे ही रहता है स्ट्रीट में। और इवन अदरवाइज देयर वुड बी कॉफ़ी हब क्लब्स इन द बाज़ार। और बोलती है और तो और कॉफ़ी क्लब्स भी है बाज़ार में, और द वेटर कुड जिस तरीके से वेटर कॉफ़ी को कोल्ड करता है, जैसे आप देखिए ना लस्सी को एक गिलास से दूसरी गिलास, या आपके घर में कभी भी गर्म दूध रहता है तो हम लोग उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं, टम्बलर टम्बलर मतलब वो ग्लास को एकदम ऊपर करते हैं, फिर उसको दूसरे में डालते हैं, जिस तरीके से वो उस मोशन से वो क्या होता है, ठंडा होते जाता है। सम पीपल सैट इन द शॉप चॉपिंग अनियन। और कुछ लोग क्या करते हैं, शॉप्स के वहाँ बैठे रहते हैं और अनियन चॉप करते हैं और अपनी आइज़ को टर्न कर लेते हैं ताकि वो लोग उस पेन से बच सके जो आँख में आंसू आते हैं। वहाँ पे आलमंड ट्री भी है जो ग्रो कर रहा है, जिसके फ्रूट्स ओकेजनली क्या होते हैं, हवा की वजह से नीचे गिर जाते हैं। और ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, ये मेरे को जाने ही नहीं देती है होम, ये मुझे रोक कर रखती है। और देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो क्यूकम्बर, और वहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग मैंगो क्यूकम्बर शुगर केन स्वीट पोटैटो पाम शूट ग्राम पाम सिरप पाम फ्रूट गुआवा जैक फ्रूट, ये हर दिन वो देखती है लोग वहाँ पे होता है सीज़न के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगती है। फिर वो देखती हैं कि लोग वहाँ पे स्वीट्स बेचते हैं, सेवरी फ्राइड स्नैक्स बेचते हैं, हलवा बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस लॉलीज भी बेचते हैं। तो बताती है जब सीज़न होता है तो ये सारी चीज़ें लगती हैं, और उसके बाद और भी लोग क्या बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं, हलवा और स्नैक्स बेचते हैं, आइस लॉलीज होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। मतलब टिपिकल अच्छा खासा जगह जहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जब वो देखते देखते जब वो ये देख रही थी तो एक दिन उनके स्ट्रीट में वो अपने स्ट्रीट में आ जाती है, मतलब अपने घर के आस पास आने लगती है। आई केम टू माई स्ट्रीट मतलब घर के ऑलमोस्ट पास आ चुकी है। उनका बैग क्या करा था, उनका बैग उनके शोल्डर के ऊपर था, और फिर वो देखती है अपोजिट कॉर्नर से अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप। थ्रेशिंग फ्लोर का मतलब होता है जहाँ पे आप गेहूँ धान को वो पटक के उसमें से निकालते हो अपने जो यूजफुल चीज़ है उसको। वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक बोरी बिछा के, सैकिंग मतलब बोरी बिछा के उसके ऊपर पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। और हमारे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग कैटल को ड्राइव कर रहे थे पेयर्स में, ऐसे होता है ना, दो बफेलो को काम में लगा देते हैं, वो लोग खेत जोतते हैं वैसा टाइप का। तो वैसे वहाँ पे जो कैटल थे उनको भी पेयर में लगा दिया गया था। वो लोग राउंड राउंड वहाँ पे घूम रहे थे, और वो जैसे ही वो लोग घूमेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो धान है वो उससे निकल जाएगा, है ना। आपने देखा होगा गाँव वाँव में ऐसा होते हुए कि वो लोग घूमते हैं तो इससे क्या होता है, उनके पीछे वो दो ऐसे करके लगा रहता है, तो वो जैसे जैसे घूमते जाते हैं तो वो उसके ऊपर पटकते जाते हैं, तो वो उसके ऊपर पटकता है तो वो उससे धान अलग हो जाता है। तो इस तरीके से वो लोग काम में लगे हुए थे। द एनिमल्स वर मजल्ड, मजल्ड का मतलब होता है उनका मुंह और नाक ढका हुआ था ताकि वो लोग उसको खाए ना। दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू स्टे, मतलब वो लोग नहीं खाए। आई स्टूड और वो क्या करती थी वहाँ पे, वो रुक के ये सब चीज़ देखती रहती थी। तो जब वो देख रही थी तभी क्या हुआ, एक एल्डर मैन जो था ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग विद डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार। तो वो ना बाज़ार की तरफ आ रहा था, और जिस तरीके से वो चल रहा था ना, वो मुझे मतलब उनको देख के, जिस तरीके से वो चल के आ रहे थे वो आदमी, उनको देख के ऑथर को डबल मतलब वो हंसने लगे, मतलब हंसी आ रही थी उनको देख के।
वो क्या करना चाहती थी, जोर जोर से एक जोर आवाज में हंसना चाहती थी कि इतना बड़ा आदमी इतने छोटे पैकेट को किस तरीके से पकड़ के लेकर आ रहा है, मतलब वो हंसी आ रही थी। ठीक है, अब उनको नहीं पता था कि असलियत उसका रीजन असली में क्या है। ठीक है, तो वो कैसे लेकर आ रहा था, तो फिर वो गेस करती है कि इसमें कुछ ना कुछ वड़ाई है, मतलब एक तरह का वेजिटेबल है, या फिर कोई ग्रीन बनाना भाजी है इस पैकेट में। क्यों? क्योंकि वो पेपर में लपटा हुआ था और पेपर में जो स्टेन लगा हुआ था ऑयल का लगा हुआ था। फिर वो बताती हैं कि he came along holding the packet with a string, तो वो धागे से उस चीज को पकड़ के लेके आया था। आप देख सकते हो इस धागे को यहाँ पे, और वो इसमें लेकर आ रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद उसको बिना टच किए, और वो सोच रही थी कि इन्होंने ऐसे इसको क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से अगर पकड़ोगे तो पैकेट से सारी की सारी वो पैकेट खुल नहीं जाएगा और सारी की सारी वड़ाइज गिर नहीं जाएंगी क्या? तो इसलिए वो सोचने लगती है। फिर वो एल्डर क्या करते हैं, वो जाते हैं लैंडलॉर्ड के पास, उनके सामने थोड़ा सा झुकते हैं और उसके बाद अपना पैकेट को उनकी तरफ बढ़ाते हैं। अपने दोनों हाथों से वो स्ट्रिंग को इस तरीके से आगे लेके जाते हैं ताकि वो बिना छुए उस चीज को हैंड ओवर कर सके लैंडलॉर्ड को। फिर लैंडलॉर्ड पार्सल ओपन करते हैं और खाने लगते हैं। जब ये सब देखने के बाद वो अपने घर वापस जाती हैं, तो वो अपने बड़े भाई को जो वहां पे थे उनको सारी की सारी स्टोरी बताती है, जिस तरीके से मतलब कॉमिक वे में, क्योंकि उनको इसके पीछे का रियल रीजन नहीं पता, तो हर कॉमिक डिटेल में उस चीज को बताने लगती है। वो तो हंस रही थी उस मेमोरी पे, जिस मतलब वो बड़ा आदमी इतने छोटे से पैकेट को किस तरीके से पकड़ के जा रहा था, लेकिन उनका जो बड़ा भाई था वो इस चीज पे नहीं हंस रहा था। क्यों? क्योंकि उनको इसका रियल रीजन पता था। उनके बड़े भाई है अनन, वो इस चीज पे बिल्कुल भी अम्यूज नहीं थे। अनन ने उन्हें बताया कि वो आदमी फनी नहीं हो रहा था, वो इस पैकेज को इसलिए ऐसा कैरी करके जा रहा था क्योंकि वो लोअर कास्ट से है। सब लोग बोलते हैं कि जो लोग भी अपर कास्ट से होते हैं वो लोगों को लोअर कास्ट वालों को छूना नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज को छुएंगे तो उससे चीज पल्यूट हो जाएगी, डर्टी हो जाएगी, अछूत हो जाएगी। इसलिए वो उस तरीके से उस स्ट्रिंग से कैरी कर रहे थे उस पैकेट को। अब ऑथर को उसका रियल रीजन पता चला। जैसे उन्होंने ये बात को सुनी, अब वो इस बात पे बिल्कुल नहीं हंस रही थी, क्योंकि अब देखो अब कितनी कैसी बात हुई है उनके साथ। उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उनको अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि अगर कोई किसी ने किसी चीज को छू दिया तो वो अछूत हो जाएगी। और वो लेकर आया था पार्सल, वो क्या पहले बनाना लीव्स में नहीं उसको रैप किया गया था, फिर उसको पेपर में पार्सल नहीं किया, तो हमारे छूने से वो अछूत कैसे हो जाएगा? तो वो जो थॉट था उनको बहुत ज्यादा प्रोवोक करता है और वो बहुत ज्यादा एंग्री होती है और वो चाहती थी कि वो खुद जाके उस वेजिटेबल को टच करे एकदम स्ट्रेट अवे, अब भी जाके। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड, वो बोलती है हम लोगों को क्यों ऐसे जाना है और लेकर आना है इन लोगों के लिए ये सारी चीजें। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज मीकीली, मतलब बिना उसके मतलब उन लोग को जैसे बोला जाता है, पर उनको जैसे ऑर्डर दिया जाता है हमारे बड़ों को, वो जाते हैं शॉप्स में उनके लिए स्नैक्स और जो भी लाते हैं और उनको एकदम रिस्पेक्ट के साथ जैसे लैंडलॉर्ड को दे के आते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनके सामने डर से श्रिंक करते हैं। और जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये जो लैंडलॉर्ड जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं और बस क्या करते हैं, ये जैसे ही पार्सल आता है ये सब मंगा के बस खाने लगते हैं। और ये जो सारे थॉट है ये सिर्फ मुझे बहुत इन्फ्यूरेट करते, बहुत गुस्सा दिलाते हैं। हाउ इट वॉज दिस फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, मतलब इनको इतना है कि सोचते हैं पर सामने वाले के बारे में कुछ नहीं सोचते ये लोग। इन लोग को क्या लगता है 4 पैसे इन्होंने कमा लिए हैं तो इनके मन से पूरा ह्यूमैनिटी चला गया। आपको नहीं लगता कि सामने वाले को कैसा फील होता होगा जब आप इसको डिस्क्रिमिनेट करते हो, उनको बोलते हो कि वो अछूत है? लेकिन हम भी तो ह्यूमंस हैं, यही टाइटल है, वी आर ह्यूमन बींग्स टू। हमें भी इक्वालिटी के साथ ट्रीट करो, हमें भी प्यार इज्जत के साथ ट्रीट करो। हमारे लोगों को जो हम लोअर कास्ट हैं, क्योंकि खुद ऑथर लोअर कास्ट से हैं, वो हमारे लोगों को इन लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये लोग जो इनसे छोटे मोटे काम कराते हैं, ये बड़े लोग लैंडलॉर्ड और अपर कास्ट के लोग, इनसे बिल्कुल इनके काम नहीं करना चाहिए। हमें खुद के काम करना चाहिए खेतों में और अपना पैसा अपनी दिहाड़ी खुद अपने पास लेके जानी चाहिए और ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
फिर उनके भाई उनको बताते हैं, जो खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो आए थे हॉलीडेज के लिए घर, और वो बताते हैं कि ही वुड गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। तो वो अपने लाइब्रेरी जाते थे, मतलब अब उनके विलेज में शायद वो नहीं होगा लाइब्रेरी, तो उनको दूसरे नेबर में जाना पड़ता था, नेबरिंग विलेज में, अपनी बुक्स को बोरो करने के लिए, इशू करने के लिए। और जब वो वहां से घर वापस आ रहे थे एक दिन, तो वो क्या कर रहे थे, चलते चलते आ रहे थे बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, मतलब कोने से उसके आ रहे थे। तो एक लैंडलॉर्ड आया और पीछे से और बोला, उनको लगा कि ये यहाँ का नहीं है, मतलब अब गांव छोटा सा होता है तो आपने हर किसी को नहीं देखा ही होता है गांव में, तो इसलिए जब उनको लगा कि यहाँ का नहीं है, तो वहां से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो अनन को अपना नाम बताता है, और फिर इमीडिएटली वो आदमी पूछता है, थम्बी, थम्बी मतलब ब्रदर, तुम ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो उनको समझ में आ गया, उनके बड़े भाई को समझ में आ गया कि वो जानना चाहता है। अगर वो बता दिया कि इस जगह में रहता हूँ, तुम समझ जाएंगे कि वो किस कास्ट का है, कि एक मतलब सारे अपर कास्ट वाले एक जगह रहते हैं, सारे लोअर कास्ट वाले एक जगह रहते हैं। तो अगर बता दिया कि मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब समझ जाएंगे ये लोअर कास्ट से, क्योंकि सारे लोअर कास्ट वाले एक साथ रहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब वो इरिगेशन टैंक से जा रहा था, उसका मतलब क्या था, वो खेत वो किसी अपर कास्ट का था, और अगर वहां से कोई दलित या लोअर कास्ट का जाएगा तो वो जगह अछूत बन जाएगी। तो वो लैंडलॉर्ड नहीं चाहता था कि मेरे आसपास भी ऐसे लोग आए लोअर कास्ट के, ताकि ये जगह पल्यूट हो जाए, इसलिए वो उससे नाम और उनका जगह पूछ रहा था कि आप कहाँ रहते हो करके। तो वो बात को उनके बड़े भाई समझ गए थे। फिर अनन ने ये सारी जब चीजें बताई, तो उन्होंने ऐड किया कि हम लोग इस कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, और इसलिए हमें कोई भी ऑनर नहीं मिला, कोई भी डिग्निटी नहीं मिली, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिली। वी आर स्ट्रिप्ड ऑल ऑफ दैट, हम लोग को इस सबसे दूर रखा गया, हम लोग को ये कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे और प्रोग्रेस करेंगे तो हम लोग को ये सब जो इंसल्ट सहनी पड़ती है, ये सब हमें नहीं सहनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, आप हमेशा ज्यादा पढ़ के जाओ, फिर लोग आपसे अपनी इच्छा से आएंगे कि अरे इसको तो इतना आता है। और फिर मतलब उन लोग, देखो आप देखते हो ना, आपके क्लास के टॉपर के पास सब आते हैं जब भी एग्जाम होने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज, उसको बहुत ज्यादा आता है। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपके लोग बेइज्जती करते हैं, बट आप अपने काम में सबसे ज्यादा ऊंचा रखते हो, अपने मेहनत करते हो, तो लोग आपके पास जरूर अट्रैक्ट होंगे, अरे इसने कैसे किया, इससे पूछ के आते हैं। तो इसलिए वो उनको बोलते हैं कि बहुत मेहनत करो और काम करो। ये जब अनंत मतलब उनके बड़े भाई जब ये बोल रहे थे, तो वो उस चीज ने, इस बात ने बहुत ज्यादा डीप इम्प्रेशन उन पे बनाया। और इसलिए फिर ऑथर बताती है कि उस दिन से मैंने बहुत बहुत पढ़ाई की, मैं जितना कर सकती थी, मेरे में जितनी हिम्मत थी, जितना मैं कर सकती थी, मैंने सब किया, इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, सबसे ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। और एज अनन हैड अर्ज, और अनन के बोलने, अपने बड़े भाई के बोलने से ही वो अपने क्लास में फर्स्ट आई, और उसकी वजह से उनके बहुत सारे दोस्त बने, क्योंकि वो अच्छा पढ़ती थी। तो हाँ, इसके भी बहुत सारे मतलब है, बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। आज भी इंडिया में ये सब चीजें होती है, सोच के ही ऐसा लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्या प्रोग्रेस किए, लोग चांद पे चले गए और अब हम अभी भी हम यहाँ पे ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी चीज है। और किसी भी सोसाइटी में किसी भी माइनॉरिटी के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम कभी नहीं सोचते कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मेरे को तो ये सिर्फ सोचते हुए ही आंख में आंसू आ गए। बट चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो पीडीएफ है जो आप डाउनलोड कर लोगे, तो मैंने यहीं पे देखो, आप जब अब इस वीडियो को देखने के बाद रीडिंग करने वाले हो, तो रीडिंग करते करते साथ ही साथ जब आप एक बार रीडिंग कर लोगे, उसके बाद आप देखना कौन कौन से वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए थे, आप उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि लैंड ऑफ एप्पल्स का मतलब समझ नहीं है तो अभी देख लो, नहीं, एक बार रीडिंग कर लेना, साथ साथ ना वर्ड्स को मार्क करते रहना, और उसके बाद इस पीडीएफ में आना, और उसमें मैंने पहले से ही सारी चीज़ें लिख के रखी है, तो आप ना इसमें से देख लेना। जैसे लैंड ऑफ एप्पल का मतलब क्या है, प्लेस दैट इज रेस्ट्रिक्टेड,
वो उसके बाद लिखा है बेयर का मतलब स्नो मेल्टेड, अंडर करेंट का मतलब बैकग्राउंड, बेडलम का मतलब सीन ऑफ फुल ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, हम लोग अभी देख लेते हैं। मैं एक बार आपको मतलब एक बार आपको यहाँ पे करा देती हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ रहे कि हाँ इसका मतलब ये है। तो हमने लैंड ऑफ एप्पल का मतलब क्या था, प्लेस दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। बेल्फेरी का मतलब मैंने बताया था जहाँ पे बेल्स को रखा जाता है, बेल्स वहाँ से रहती है। उसके बाद अंडर करेंट का मतलब होता है बैकग्राउंड। पेडलम का मतलब होता है सीन फुल ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूजन। मोका सीन्स क्या थे, उनके शूज थे सॉफ्ट वाले। और श्रिंगल्ड का मतलब होता है उनके जो हेयर कट का शॉर्ट हेयर कट था। इन द रियर रैंक्स का मतलब होता है बैक रो। टू क्रॉल का मतलब होता है मूव स्लोली। ड्रॉप्ड माई आईज, वो लुक डाउन करने लगी। कॉट द आईज, कॉट मतलब आई कांटेक्ट होना। उसके बाद मॉर्नर का मतलब होता है जो मौन करना, मतलब रोते हैं जब जब कोई मर जाता है तो उस तरीके का। स्वीकिंग का मतलब होता है श्रिल वॉइस। विदर का मतलब होता है वेयर। पियर्ड का मतलब होता है स्टेयर। हर्डल का मतलब जो ये पोजीशन में वो बैठी है उनको हर्डल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रेडिंग का मतलब होता है शिवरिंग। स्टूप का मतलब होता है बेंड होते हो ना, उसको बोलते हैं स्टूप। स्क्रैचिंग वाइडली का मतलब विगरसली वो स्क्रैच कर रही थी क्योंकि उनको नहीं जाना था। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ अगेंस्ट माई विश। गॉन ऑफ का मतलब होता है कट स्लोली। इंडिग्निटीज इंसल्ट। मोर्न का मतलब होता है कॉल्ड इन लो पेस पेनफुल वॉइस। उसके बाद है नोवेल्टीज का मतलब न्यू। ऑडिटीज का मतलब स्ट्रेंज। ड्वेल का मतलब होता है वॉक स्लोली। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द डे। स्पर का मतलब होता है एंकरेज करना। लेमर मतलब मंकी। नो मैजिक नो मिरेकल का रियल। हैरिंग हैरिंग यू का मतलब होता है जब टू ट्रबल बाय गिविंग लेंथी लेक्चर्स जो आके देते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग। का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड। सेवरी का मतलब डिलीशियस। थ्रेशिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन। सैकिंग मतलब वही रफ क्लॉथ बोरा। मजल का मतलब होता है कि वो एनिमल्स को कवर किया जाता था उनके माउथ और नोज से ताकि वो लोग खाए ना। डबल अप का मतलब लाफ। श्रीक मतलब जब आप शार्प नॉइस बनाते हो। प्रोवोक का मतलब होता है एजिटेटेड। रेज्ड का मतलब होता है मिजरेबल। रेवरेंड मतलब किसी को भी रिस्पेक्ट देना। मीकली मतलब विदाउट प्रोटेस्ट वो लोग जाते थे। बोइंग का मतलब नीचे झुकना। श्रीकिंग का मतलब फियरिंग। स्क्रेप्ड फोर कोइन मतलब 4 पैसे कमा लिए, इनफ मनी कमा लिए। प्रिटी एरेंट्स मतलब छोटे मोटे काम के लिए उनको बुलाया जाता था। थाम्बी मतलब ब्रदर। स्ट्रिप्ट का मतलब होता है टेकन अवे। अकॉर्ड मतलब अपने एग्रीमेंट में अपने आप से आएंगे। विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग मतलब इंटायर सेल्फ, जितना वो अपने आप को बोलते हैं ना अपने आप को झोंक दो वही। इन अ फ्रेजी, फ्रेंजी मतलब होता है फुल्ली मोटिवेटेड। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स थे जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार रीड कर लेना। चलिए आते हैं अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। एंड हमारे क्वेश्चन जो हैं सबसे पहले जो मैंने लगाया है वो आपके सैम्पल पेपर से जो कि आपका 2024 का है। और चलिए पढ़ते हैं। ये आपके लॉन्ग फॉर्मेट में था। A grown-up Zitkala Sa reflects on the incident about cutting off her long hair, is conflicted that she did not do enough to resist and surrender easily. She wonders if she could have tried something else to prevent the incident. As the grown-up Zitkala Sa create a diary entry expressing their thoughts and conclude by absolving yourself of any blame. अब बोल रहे हैं कि आप जितकाला सा हो, अब आपके साथ हुआ था बचपन में ये इंसिडेंट हुआ था, आपके लॉन्ग हेयर को कट कर दिया गया था, लेकिन आपने अब आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया था, मतलब और भी आप कुछ कर सकते थे, आपने बहुत इजीली सरेंडर कर दिया। तो अब वो सोचती है कि और भी कोई मेथड था क्या जिससे वो इंसिडेंट से बच सकती थी। तो इस पे आप अपने थॉट्स दो और आप अपने आप को हर ब्लेम से बचा लो। हर ब्लेम से मतलब अगर वो ये करती, अगर स्कूल से भाग जाती तो भी पकड़ा जाती, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता तो वो नहीं जाना चाहती स्कूल से बाहर, कहीं और छुपती तो भी उनको बुला दिया जाता, वो और रिस्ट्रिक्ट करती अपने आप को और हाथ पैर मारती इधर उधर भागती तो उनको वो और पनिशमेंट देते, और पनिशमेंट में क्या पता उनको पूरे ही बाल उड़ा देते। तो वो जो कुछ भी करती उनके अगेंस्ट ही होता, मतलब वो अपने उनको कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि आपकी वजह से हुआ, नहीं। पर वो अपने आप को पहले बोलेगी कि उनको लगा कि उन्होंने इतना नहीं किया जितना वो और कर सकती थी, तो वो और क्या क्या कर सकती थी, और अगर वो जो करती तो भी वो अगेंस्ट ही जाता। तो उसके लिए आपको डायरी एंट्री लिखनी है।
देखो अब बहुत लोग बोलेंगे उनको डायरी एंट्री लिखने नहीं आती है, आपको खुद सीबीएसई ने बताया कि आपको कैसे बिगिन करना है। देखो ये डायरी एंट्री वाला सोच रहे होंगे ये तो भाई थोड़ा हार्ड है, ये नहीं आएगा। अब 2023 का पेपर देखना, पहला ही क्वेश्चन जो डॉक्टर सदाव वाला था वो डायरी एंट्री के ऊपर था। तो आप ऐसा मत सोचो कि सैम्पल पेपर में तो हार्ड ही आता है इसलिए छोड़ देते हैं जो नहीं आता, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन नहीं, आपको सबको टैकल करना है। तो ठीक है, आपको सीबीएसई ने बताया कि आप किस तरीके से बिगिन कर सकते हो और मैंने आंसर्स भी अटैच कर दिए। आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग अपॉन द इवेंट दैट हैपेंड लॉन्ग ईयर्स अगो। तो आपको अब डायरी एंट्री लिखना है। डायरी एंट्री में हमेशा आई वर्ड का यूज होता है। आप अपने बारे में, आप डायरी में कैसे लिखते हो, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये खाया, आज मेरे को इसने ये बोला, ये मेरी लाइफ का बड़ा एक्सपीरियंस था। आप अपने बारे में बोलते हो तो हमेशा आई आपको काला साहब बन के चीजें लिखनी है, आपको ऐसे थर्ड पर्सन में नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या लिखा है। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट राइटर वॉज ओनली, नहीं ये नहीं है, ये वाला है। यहाँ पे मैंने आंसर्स को रिफ्लेक्ट किया। देखो ये लॉन्ग फॉर्मेट का है तो 120 से 150 वर्ड्स में लिखना था। तो आप देखो इसमें क्या लिखा है, आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग अपॉन इवेंट दैट हैपेंस मेनी ईयर्स अगो। तो ऐसे बिगिन करने से फिर आपको कुछ पॉइंटर्स लिखना है। देखो जैसे ही मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताया ना, आपको दिमाग में क्या आया, आप अपने आप को खुद सोचो आपको क्या आया दिमाग में। कि सबसे पहले तो उनको अपने आप को बता ब्लेम से फ्री करना है, तो वो वाला पॉइंट लिखना ही लिखना है। देखो जैसे कि यहाँ पे सीबीएसई ने आंसर्स में लिखा है, मैंने कुछ चीजें नोटिस की है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। पहले तो वो प्राउड है कि वो इतनी सी उम्र में अपने लिए खड़ा होना सोची। उनकी मम्मी ने जो बताया था, सिखाया था, उनको लगा कि वही सही है और इसलिए वो क्या करी, इस चीज के अगेंस्ट गई। बट फिर आपको थोड़ा सा आगे आके बताना है कि उन्होंने बहुत इजीली रेजिस्ट, मतलब उन्होंने रेजिस्ट तो किया बट फिर उन्होंने गिव इन कर दिया, मान गई वो। हो सकता है और भी तरीके हो उस चीज सिचुएशन से बाहर आने के, क्या वो स्कूल से भाग जाती, अपने दोस्तों की मदद ले लेती, बट फिर आप उनको ब्लेम से हटाओगे कैसे कि उस मोमेंट में वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था, कंफ्यूजिंग था, तो इतना नहीं सोच पा रही थी, इसलिए उनको जो सही लगा उन्होंने वही करा। तो आज मैं उस लड़की को जिसने इतनी मेहनत मतलब ब्रेवरी दिखाई और उसको माफ करती हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ कि उसने इस करेज दिखाया, इतनी स्ट्रेंथ दिखाई। और आई विल कंटिन्यू टू ऑनर हर मेमोरी बाय फाइटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो इसमें 3 पैराग्राफ तो बनेंगे बनेंगे। पहले वो उस चीज को याद करेगी तो वो मेमोरी आपको लिखनी है थोड़ी थोड़ी। फिर दूसरे में आपको अपने आप को बताना है आपने उस टाइम पे क्या किया था और आप उस टाइम पे क्या कर सकती थी। फिर आपको तीसरे में कंक्लूड अपने आप को माफ करना है और अपने माफ करते करते आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैंने सही किया था। तो कम से कम 3 पैराग्राफ तो आपको लिखना ही लिखना था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है क्योंकि ऑफकोर्स उनको वर्ड लिमिट भी अच्छा खासा करना था। बट आप ये 3 तो मेन पॉइंटर्स थे जिसमें आपको मार्क्स, अगर आप ये 3 पॉइंटर नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके ऑफकोर्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा मत सोचना कि नहीं आते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में, जो कि हमारा है, ये भी एक ही सैम्पल पेपर में मुझे 2 क्वेश्चन मिले, एक था लॉन्ग फॉर्मेट में और एक था शॉर्ट फॉर्मेट में। चलो देखते हैं। हाउ कैन वी से दैट द Vadai packet incident reveals that the writer lacked the cognitive and emotional maturity required to understand the implications of untouchability. अब आप कैसे बता सकते हो वो इंसिडेंट से, क्योंकि वो बहुत फन में ले रही थी, उनको बहुत कॉमिकल वे में ले रही थी इस चीज को। उनको लग रहा था कि भाई ये कैसा आदमी है, इतना बड़ा होके भी इस छोटे से पैकेट को नहीं पकड़ पा रहा है, किस तरीके से पकड़ा इसने, उसको बहुत फनी कॉमिकल वे में ले रही थी। तो उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, उनको रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं पता थी, उनको इतनी चीजें नहीं पता थी। ठीक है, तो इसलिए उनको नहीं, उनके में कुछ उस समय की मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन आपको उनको बताना है कि वो खुद 3rd स्टैंडर्ड में थी, उनकी जो नॉलेज थी वो लिमिटेड थी। तो चलिए देखते, 40 से 50 वर्ड्स में तो आप आराम से लिख देते है ना। देखो उस टाइम पे वो खुद 3rd ग्रेड में थी, उनको इतना उस एज के बच्चों को उतना वो अपने कॉग्निटिव पावर, कॉग्निटिव मतलब सोचने की क्षमता को खुद उस समय वो लोग डेवलप करते रहते हैं, अपनी इमोशनल एबिलिटीज को करते रहते हैं। तो ये चीज ऐसे नहीं है कि उनको ये सब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो है अनटचेबिलिटी वगैरह के एकदम पहले से ही पता हो। जब राइटर ने शेयर किया और उनको पता चला इस अनटचेबिलिटी के बारे में, तो फिर भी वो इन चीजों को उस हद तक नहीं समझ पाए होंगे जिस तरीके से मतलब सोसाइटी में इस चीज का
एक्चुअल में प्रेवलेंट है ना। उन्होंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया होगा समझने की, बट वो थर्ड ग्रेड में ये तो उनको इतनी बातें नहीं समझ में आई होगी जितनी ये इतनी डीप डाउन प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी की। तो इसी से हमें पता चलता है कि उनकी अभी कॉग्निटिव पावर, जो इमोशनल पावर है चीज़ों को समझने की, वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें को मेंशन करना था। कोई भी आप पॉइंटर मेंशन कर सकते थे। उनको बस ऐसा लगा होगा कि उनको किस हद तक चीज़ें समझ में आई कि सर्टेन इंडिविजुअल्स को अलग ट्रीट करते हैं दूसरों से, बट वो पूरी तरीके से चीज़ को नहीं समझ पाई होगी। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 पॉइंटर तो लिखने ही चाहिए थे, है ना, तभी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, देखो यार मैंने आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं। मैं यहाँ पे आपको आंसर अपने से ऐसे ऐसे लिख लिख के नहीं समझा सकती। मैं ऑफ कोर्स आपको पॉइंटर्स बता सकती हूँ, कीवर्ड्स बता सकती हूँ। आपको मैं इसलिए आंसर्स अटैच करके दे रही हूँ, और इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF ले लेना, ताकि आप रीडिंग खुद भी कर पाओ। अभी लास्ट मोमेंट में इतना टाइम तो अब बचा नहीं है कि आप एक एक आंसर्स को लिख लिख के देख पाओ। आप जैसे ही क्वेश्चन को रीड करते हो ना, 3-4 की पॉइंट बना लिया करो कि अच्छा ये चीज़ें तो इंक्लूड होनी ही होनी है। फिर अब जाके ना CBSE के आंसर्स को रीड करा करो। अगर आपको की पॉइंट मिसिंग लगते हैं ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को ऐड कर लिया करो। इसी तरीके से आप पढ़ के अभी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हो। नहीं तो लिखने बैठोगे तो सॉरी बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये भी क्वेश्चन है, ये मैंने एडिशनल पेपर से लिया है, यहाँ पे देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन आए ना तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो पता है ये वी आर बीइंग ह्यूमन टू कर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में जंप करना है। नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन बना के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हो। आपको रिकॉल करने बोला है स्टोरीज वी आर ह्यूमन बीइंग टू फ्रॉम द टेक्स्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। इमेजिन दैट बामा स्टॉप्स द elderly man who carrying the packet of vadais and strike up a conversation with him. She asks him couple of questions. As the man respond to Bama's question, you may follow given format, include 2 questions in your conversation. बोल रही है कि जो ऑथर है उन्होंने क्या किया, वो तो सिर्फ देखते रहे। वो जाके अगर एल्डरली मैन से बात करती कि आपने ऐसा क्यों पकड़ा इस चीज़ को, हाँ इतना आप कॉमिकल लग रहे हो, आपने इसे टच क्यों नहीं किया, ये स्ट्रिंग का क्या काम है। तो आपको ऐसे कोई भी 2 क्वेश्चन करने कि क्या पॉसिबल 2 क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि बामा ने किए होते, और उनका आंसर जो एल्डर मैन है वो क्या दिया होता। ऐसा आपको हाइपोथेटिकल सोच के बताना है। तो पहला देखो, खुद देखो ऐसे सब सोच के ना, हाइपोथेटिकल सोच के डरना नहीं है। आपको CBSE हर चीज़ गाइड करता है यार कि क्या करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, हाय सर, आई नोटिस दैट यू वर कैरिंग दैट पैकेट इन अ फनी मैनर, व्हाई वर यू डूइंग सो। तो वो क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगी। देखो 2 क्वेश्चन भी दिए हैं, बस आपको सिर्फ एल्डरली मैन का आंसर को रिस्पॉन्स करना है। और क्या ही करेगा CBSE आपके लिए, बताओ तो। देखो बामा पूछती है पहला क्वेश्चन, हेलो सर, मैंने नोटिस किया कि आप इस पैकेट को बहुत फनी मैनर में पकड़ के लेके जा रहे हो, बट आप ऐसा क्यों करो। तो एल्डरली मैन बताएगा कि इस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, इस सोसाइटी में हम लोगों को लोअर कास्ट से आइडेंटिफाई करा जाता है, और लोअर कास्ट के लोग क्या करते हैं, अपर कास्ट के लोग की चीज़ों को ऐसे नहीं छू सकते क्योंकि वो चीज़ को पॉल्यूट कर देगा, और यही चीज़ होते आई है। तो फिर उसके बाद ये बोलेगी कि ये तो बहुत ज़्यादा टेरिबल है। देखो ये टेरिबल कब बोलेगी, जब इसमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और पॉल्यूटेड की बात होगी, तभी तो वो टेरिबल बोलेगी ना। इसका मतलब ये पॉइंटर आना ही आना चाहिए एल्डरली मैन के कॉन्वर्सेशन में। फिर हाउ डज दैट मेक यू फील, फिर वो जानना चाहती है कि आपको कैसे मिलाता है। तो एल्डरली मैन को बोलना चाहिए कि ये हम लोग को एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट लगता है, बट हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लोग ऐसा ही हम लोग को ट्रीट करते आए हैं। ये हम लोग को एक तरह का इंसल्ट से है, इंसल्ट होती है हमारी, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यही एल्डरली मैन का होना चाहिए रिस्पॉन्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको सोचना था। देखो दे मे लुक फनी टू यू बट आई डिडंट रियली हैव चॉइस। देखा मैंने बोला सोसाइटी में कोई चॉइस नहीं है आपके पास। आप जिस कास्ट में बॉर्न होते हो, क्या आप खुद चूज़ करते हो? बाय बर्थ आती है ना आपके पास कि आप लोअर कास्ट के हो, अपर कास्ट के, आप नहीं चूज़ कर सकते। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है। हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको अनटचेबल बोलते हैं, और जो लोग हायर कास्ट के लोग हैं वो हम लोग को डर्टी और पोल्यूटेड समझते हैं। तो अगर हम कुछ भी चीज़ों को छूएंगे तो हम खुद वो हो जाएंगे, मतलब उनको लगता है कि वो भी पोल्यूट हो जाएंगे। तो वही वो बोलती है कि टेरिबल, ये तो टेरिबल है, आपको ऐसा कैसे लगता है?
इस कैसे लगता है, तो ऑफ कोर्स हम लोग को ह्यूमिलिएटेड फील होता है, हमको डिसरिस्पेक्टेड फील होता है, हमें छोटा दिखाया जाता है, हम लोग को रिजेक्टेड फील होता है, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आई होप, और वो बोलते हैं कि लास्ट में एक पॉजिटिव एंड में एंड करना है कि आई होप कि मेरे तुम्हारे इस आज तक चीज़ें डिफरेंट हो। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड आई थिंक सीबीएसई की स्किल जो हो रही है ना क्वेश्चन पूछने की, बहुत बढ़ते जा रही है। देखो मैंने यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो लगाया है पीडीएफ, इसको भी आप प्लीज़ अच्छे से रीड कर लेना। एंड एडिशनल सैम्पल पेपर 2 भी है, उसमें भी क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी आप जाके सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती थी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं। तो देखो आप आराम से कर लोगे, बट एक बार टेक्स्ट भी पढ़ा होना चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो यहाँ पे 2 मार्कर के क्वेश्चन है, 3 मार्कर के क्वेश्चन है, 4 मार्कर के क्वेश्चन है, 5 और 6 मार्कर के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक बार अच्छे से कर लेना। यहाँ पे आंसर्स भी अटैच्ड हैं। मैं आपको सिर्फ जितना हो सकता है उतना लिमिटेड टाइम में बताने की कोशिश कर रही हूँ। और क्या बेस्ट रिसोर्स है, यही बेस्ट रिसोर्स है, इससे अच्छा आपको और कुछ नहीं मिल सकता। लिमिट देखो, करने के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक चैप्टर को पढ़ने के 100 तरीके हैं, बट अभी जो है वो कौन सा बेस्ट तरीका है, तो आप यही करो। एक्सप्लेनेशन देखो, वर्ड मीनिंग देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कम से कम 2023 का तो करना ही करना है। तो मैं यहाँ से आपको 2023 का अगर क्वेश्चन है तो मैं करा देती हूँ, ताकि आपका यहीं पे हो जाए एटलीस्ट थोड़ा सा। 2023 का क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं आपको इंक्लूड करवा देती हूँ। हाँ, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। When I was studying in 3rd class, I hadn't yet heard people ask openly about untouchability, but I had already seen, felt and experienced and had been humiliated by it. I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but it usually would take me half an hour to do along, watching all the fun games and that were going on, the entertaining novelties and oddities in the street, the shops and bazaar. तो ये देखो यहाँ पे है, तो चलो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। द नरेटर इज ह्यूमिलिएटेड बिकॉज, उनको फील हुआ था ह्यूमिलिएटेड बिकॉज वो खुद क्या है, तमिल दलित है, तो वो खुद दलित है, मतलब वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, तो इसलिए वो उनको उनके साथ ह्यूमिलिएशन होता है, तो इसलिए वो ह्यूमिलिएटेड फील करती है। द नरेटर ड्वेडल लॉन्ग एज शी, वो मतलब वो आराम से, देखो अब यहाँ पे जिसने वर्ड मीनिंग नहीं किया होगा ड्वेडल का मतलब, तो उसको ये क्वेश्चन तो नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब आपको वर्ड मीनिंग भी करके जानने। तो वो आराम से धीरे धीरे चल के जाती थी, कहाँ से कहाँ तक, अपने स्कूल से घर तक। as she walks from home, as she walks from school to home, enjoyed looking at various sides of, नहीं was नहीं, अच्छा ओके, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले में ऑप्शन है, मेरे को लगा कि उसमें भी लिखना है, तो सेकंड वाले का क्या होगा, as she enjoyed looking at the various sites, was getting late for school, नहीं, she didn't like going home, school नहीं, she enjoyed haggling and shopping, नहीं, वो शॉपिंग वगैरह नहीं करती थी, वो सब चीज़ों को देख कर जाती थी, तो वो आराम आराम से चल के जाती थी, क्यों, ताकि सब चीज़ों को एंजॉय कर सके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। On the basis of that extract, choose the correct options with the reference to the 2 statements given below. यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, the distance from the school to the home was very short. She was feeling upset, so daddling, नहीं, ये तो नहीं है, देखो आपको पता है, फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट कैन बी inferred from the extract but second कैन नॉट, ए होगा इसका, ये सब नहीं हो सकता। देखो वो उनके घर से होम का डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। शी वॉज फीलिंग अपसेट का तो बात ही नहीं आया, वो तो इतनी चीयरफुल लड़की है, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट कैन बी इन्फर्ड बट सेकंड कैन नॉट बी इन्फर्ड। अच्छा, द वर्ड नोवेलिटीज इन द पैसेज मीन्स कलरफुल ट्रिंकलेट्स, वुडन टॉयज, यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आइटम्स, एक्सपेंसिव सोवेनियर्स। देखो हमने भी ये किया है, इसमें इसका मतलब क्या था, न्यू चीज़ें, नोवेलिटीज यूनिक चीज़ें, कलरफुल ट्रिंकलेट्स नहीं, वुडन टॉयज नहीं, यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आइटम, सी होगा, डी नहीं। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को एक्सट्रैक्ट भी अच्छे से रीड होना चाहिए, हमको वर्ड मीनिंग भी पता होना चाहिए, हम लोग को एक एक लाइन का इन्फ्रेंस भी समझना चाहिए कि उनको क्यों ह्यूमिलिएशन फील हुआ था,
एक्सट्रैक्ट के बेस में क्या क्वेश्चन है, इसलिए एक्सट्रैक्ट को हमेशा रीड करो। इवन आपको पता है कि ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का है, वी आर ह्यूमन बीइंग 2 का है, बट फिर भी आपको दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही ईजी एक्सट्रैक्ट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे अगर आपने वर्ड मीनिंग पढ़ा था, क्योंकि वर्ड मीनिंग के 2 क्वेश्चन आ गए थे यार। ठीक है, तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। एंड एक और क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स का, ये वाला हम देख लेते हैं। बामा एंड जितकला सा, 2 विक्टिम्स ऑफ सोसाइटी दैट क्रशेस ऑन देयर एस्पिरेशन आर डिटरमाइंड टू ब्रेक आउट। कमेंट, इस चीज़ पे क्या कमेंट करोगे आप, क्योंकि दोनों लोग क्या थे, उन्होंने दोनों ने कुछ ना कुछ फेस किया, दोनों विक्टिम थे सिस्टम के। बामा, उनको भाई कैसा सिस्टम जिसमें अनटचेबिलिटी को माना जाता है, उस सिस्टम में फंसी हुई थी। जतकला सा कौन से सिस्टम में, जहाँ पे फ्रीडम नहीं था, वो अपने से कुछ चीज़ नहीं कर सकती थी, उनको बांध के रखा रहता, रिस्ट्रिक्टेड किया जाता था। उनके लाइफस्टाइल, वो जिस तरीके से जो चीज़ें फॉलो करती आती थी, उस चीज़ों को हटा के उन वहाँ पे जो रह रही थी उस चीज़ों पे, उसको उनके ऊपर थोपा गया था। तो दोनों सिस्टम के विक्टिम थे दैट क्रशेस देयर एस्पिरेशन, उनके एस्पिरेशंस जो भी थे उनको क्रश करता है। आर डिटरमाइंड टू ब्रेक आउट। कमेंट, मतलब उन्होंने क्या किया ऐसा कि जिससे वो लोग, जिससे हमें को लगता है कि उन्होंने एक तरीके से अपना जो इनपुट दिया, मतलब जैसे जैसे उनका, जैसे जितकला सा के बाल काटने आए तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, है ना। और दूसरा क्या था, जब उनके भाई ने बामा के भाई ने बोला कि हम लोग को लोअर कास्ट के, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने उस चीज पे ध्यान दिया और अपने क्लास में फर्स्ट आई। तो दोनों ने कहीं ना कहीं अपनी जो सिस्टम है उसको चैलेंज किया और अपने आप को, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा ब्रेव थी। तो आपको यही चीजें लिखने पड़ेंगे। वो सिस्टम में फंसी हुई थी, फिर भी उन्होंने अपना क्या एफर्ट डाला उसके बारे में आपको लिखना था। तो ये आंसर मैंने अटैच कर दिया है। जितकला सर डिसाइडेड टू रिबेल अगेंस्ट द स्टाफ व्हेन दे ट्राई टू कट हर हेयर। वो अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन जब वो मिली भी तो भी उन्होंने बहुत ज्यादा, वो अपने आप को क्या करती है, उन लोग को छुड़वाने की कोशिश करती है, और जब तक वो मान नहीं गई। और बामा ने भी अपने भाई के एडवाइस पे माना और बहुत ज्यादा मेहनत की, और इसलिए उन्होंने एक अच्छा, मतलब फर्स्ट आई। तो दोनों ने कुछ ना कुछ करा सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। तो वही आपको लिखना था कि ये दोनों एक इंस्पिरेशनल वुमेन भी हैं। ठीक है, देखो यार, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा सकती ऑफ कोर्स, आप प्लीज आराम से जाके बैठ के इन सबको करो। यहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने लेटेस्ट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो करा दिए हैं, आपको पैटर्न और पोर्शन समझ में आ गया होगा। प्लीज अच्छे से पढ़ो। ओके, बाय।